हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीरीज के दूसरे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था उन थियरीज के बारे में जो हमारे यूनिवर्स की करंट सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जनरल रिलेटिविटी के कोर कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम को एक बहुत ही खास नजरिए से देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप कभी भी स्पेस और टाइम को पहले की तरह एक आम इंसान की नजर से नहीं देखोगे। तो हो जाइए तैयार और चलिए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, दिन के किसी भी समय आप सड़क, छत या घर के बालकनी में चले जाएं, बड़ी आसानी से आप किसी न किसी चीज को मूव करते हुए देख सकोगे। सच्चाई ये है कि हमारे आसपास की सभी चीजें चल रही है। इवन सड़क के किनारे लगा स्ट्रीट लैंप जो हमें सड़क पर स्थिर खड़ा हुआ लगता है, बट ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एटम्स है वो मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्स जो चारों तरफ से मोशन से घिरा हुआ है, और अगर हम इसी मूव करने वाले ब्रह्मांड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले हमें मोशन यानी गति को ही ढंग से समझना होगा। विज्ञान का सबसे फंडामेंटल हिस्सा इसी मोशन की स्टडी करता है और इसीलिए मोशन साइंस में बहुत ही स्पेशल है। और इसी समझ की शुरुआत हमेशा की तरह एरिस्टोटल के लिखे हुए सबसे पहले किताब ऑन दी हेवन से हुई थी। एरिस्टोटल के आइडियाज कॉमन सेंस पर आधारित थे और इसीलिए उनके निष्कर्ष आज ऑब्वियस भी लगते हैं। जैसे आसपास जब भी हम किसी साइकिल को पेडल करना या कार को एक्सेलरेट करना बंद कर देते हैं तो कुछ ही समय में वह खुद ब खुद रेस्ट में ही आ जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट नेचुरली रेस्ट में यानी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जब चीजों पर फोर्स लगता है तो ही वो मोशन में आता है। जैसे किसी पत्थर को जब हम जोर लगा के फेंकते हैं तो वो आसमान में अपने ट्रैजेक्टरी यानी फेंके गए दिशा में आगे बढ़ता है। एरिस्टोटल के समय फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए ये कॉमन सेंस की बात लगती थी। और एरिस्टोटल के इस आइडिया ने कई सालों तक हमारी सोच पर अपना प्रभाव डाला। ये आइडिया इतना कन्विंसिंग था कि गैलीलियो से पहले किसी ने इसे टेस्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। और फिर आए गैलीलियो, जो लिटरली फिजिक्स और साइंटिफिक मेथड के पिता हैं। इवन आइजैक न्यूटन, जो आज भी सबसे बड़े जीनियस में गिने जाते हैं, ने अपनी बुक प्रिंसिपिया डे मैथमेटिका को लिखने के लिए गैलीलियो के रिसर्च की ही मदद ली थी। 16वीं सदी में विज्ञान जैसी कोई चीज जिसे आज हम इतनी गहराई में जानना और समझना चाहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उस समय जो विषय एग्जिस्ट करता था उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट हॉलिक थे और उनका मानना था कि विज्ञान को इस बात से कोई परवाह नहीं पड़ना चाहिए कि हम ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं या हमारा पर्सनल ओपिनियन क्या है। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर साइंस को फोकस करना चाहिए, और वो है रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लाना जिन्हें हम बार बार रिपीट कर सके और देख सके, साबित कर सके और निश्चित कर सके कि ब्रह्मांड उसी तरह से काम कर रहा है जैसे वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी। उस वक्त से आज तक हम विज्ञान को इसी तरह से मानते आ रहे हैं, सबूतों और तथ्यों पे आधारित। हर थियरी को एक क्रूर एक्सपेरिमेंट के फेज से गुजरना पड़ता है जहां पर उस थियरी को गलत साबित करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, और अगर वो थियरी अपने निष्कर्षों पर फिर भी अड़ी रह सकी तो ही वो एक तथ्य के रूप में देखा जा सकेगा। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स की ओर इसी एटीट्यूड की वजह से कभी कभी उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का दर्जा भी दिया जाता है, न्यूटन की जगह। यहाँ तक खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा था। लेकिन गैलीलियो गैलीलाई ने अपनी पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करने में ही नहीं गुजार दी, बल्कि उन्होंने कई सारे रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए, जिनमें सबसे ऊपर था द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिसे द गैलीलियन रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अपनी रिलेटिविटी थियरी बनाते वक्त इसी प्रिंसिपल की मदद लेनी पड़ी थी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि विज्ञान और उसके नियम इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन इंसान, जानवर, एलियन या सुपर हीरो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। विज्ञान के नियम सभी के लिए सेम ही रहेंगे। इस बात को और स्पष्ट रूप से रखने के लिए उन्होंने द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आज के आधुनिक विज्ञान में एक ऐसा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा का पूरा विज्ञान आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है कि नहीं, ये उसके देखने वाले ऑब्जर्वर के नजरिए पे डिपेंड करता है। यानी विज्ञान में दृष्टिकोण सबसे फंडामेंटल और महत्वपूर्ण है। चलते हुए ट्रेन पर खेलते हुए प्लेयर को ऐसा लगेगा कि ग्राउंड और बिल्डिंग्स मूव कर रहे हैं, बट हमारी कॉमन सेंस कहती है कि ये चीजें मूव नहीं कर सकती, इसीलिए शायद हम मूव कर रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल, और ये आपने खुद अनुभव भी किया होगा कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है और आपके बाजू के पटरी पर एक दूसरी ट्रेन भी रुकी हुई है।
अचानक से वो ट्रेन चलने लगती है और विंडो से देख रहे आप ये समझ बैठते हो कि मेरी ट्रेन चलने लगी है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोशन देखने वाले के दृष्टिकोण यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, और बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ये बता पाना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि कंफ्यूज होने का मतलब होता है कि आप न्यू आइडिया सीख रहे हो। न्यूटन जैसे जीनियस साइंटिस्ट को भी ये आइडिया थोड़ा सा वियर्ड लगा था। न्यूटन ने मोशन को स्टडी करने के लिए दो मैथमेटिकल आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया, एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम। स्पेस और टाइम के इस मॉडल में हम लिटरली ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को किसी कॉस्मिक बुक के पेजेस के रूप में दिखा सकते हैं। इस बुक का हर पेज नंबर ब्रह्मांड के ग्रैंड क्लॉक में पोजीशन को दर्शाएगा। और न्यूटन के इस आइडिया में टाइम ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है कि एक घटना कब घटती है, बट ये भी कि इसका फ्लो सभी के लिए समान गति से होता है। एरिस्टोटल और न्यूटन दोनों ही एब्सोल्यूट टाइम कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते थे, और उनके मुताबिक कोई भी दो घटना, चाहे वो एक साथ घट भी रही हो या अलग अलग समय पर, उनके बीच का टाइम इंटरवल कभी नहीं बदलता। और ये सोचने में कितना ऑब्वियस भी लगता है, राइट? अगर आपके एक दोस्त को बाइक से आपके घर आने में 30 मिनट्स लगते हैं तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त आधे घंटे तक बाइक पर सफर कर रहा था, बट वो तो आपको लग रहा है। क्या अगर आपके दोस्त के लिए वो आधे घंटे से कम या ज्यादा सफर कर रहा हो, इन अदर वर्ड्स उसका समय का अनुभव आपके समय के अनुभव से अलग हो, तो आइंस्टाइन का इसी विषय पर कुछ अलग मानना था, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बने रहिए और कुछ ही देर में आपको समझ आने लगेगा। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, काश ही ब्रह्मांड के नियम इतने सिंपल होते। 1676 में ओले क्रिस्टेंसन रोमर ने लाइट की स्पीड को मानव इतिहास में पहली बार मेजर किया। न्यूटन के आइडियाज के अनुसार लाइट एक इन्फिनिट यानी अनंत गति से चलने वाली एंटिटी थी, जो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कुछ सालों बाद एक डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक वेव थियरी सामने रखी, जिसे थॉमस यंग के मशहूर एक्सपेरिमेंट इंटरफियरेंस ऑफ लाइट ने सही साबित किया। लेकिन लाइट और उसके बर्ताव को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली थियरी को आने में अभी भी वक्त था, और फाइनली 1865 में वो वक्त आया जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थियरी को पेश किया। इस थियरी के मुताबिक लाइट एक वेव थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस की वजह से क्रिएट होती है और उसी फील्ड में ट्रैवल भी करती है। बट इस खोज के बाद गैलीलियन रिलेटिविटी और मैक्सवेल के द्वारा दिए गए इक्वेशंस और न्यूटन के आइडियाज के बीच मतभेद हो गया। लोगों ने हमेशा की तरह जीनियस न्यूटन का साइड लिया और कहा शायद हमें मैक्सवेल के आइडियाज में कुछ बदलाव करना चाहिए। हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन इज रिलेटिव, और आज अचानक से मैक्सवेल की इस थियरी ने एक ऐसी एंटिटी रोशनी को एब्सोल्यूट मोशन का उदाहरण बताया। मैक्सवेल अब तक जाने माने साइंटिस्ट बन चुके थे, बट जब लोगों ने उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने मजबूर होकर एक ऐसे मीडियम के होने का दावा किया जो अदृश्य था और ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद था। और फिर इसी माध्यम को उन्होंने ईथर कहा। उनके हिसाब से जैसे हवा माध्यम में साउंड वेव्स हवा के वाइब्रेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ईथर के माध्यम में वाइब्रेशन हमें रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ये दावा अब तक प्रूव नहीं हुआ था, और इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि ईथर जैसा कोई माध्यम एग्जिस्ट भी करता हो। कुछ साल बाद समय आया इस ईथर मीडियम को डिटेक्ट करने का, जिसे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, जिन्होंने अपनी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की ताकत से सभी अनसुलझे पहेलियों को सुलझा डाला। आइंस्टाइन के इस थियरी ने स्पेस और टाइम को दो अलग और एक दूसरे से आजाद चीज नहीं, बल्कि एक ही बड़े चीज को दो छोटे हिस्सों के रूप में दर्शाया। स्पेशल रिलेटिविटी में तीन चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है: इवेंट, स्पेस टाइम और लाइट कोन। स्पेस टाइम एक कोऑर्डिनेट सरफेस की तरह है जो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। इन सभी पॉइंट्स का वर्णन और उनको एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए हमें 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है। स्पेस टाइम के हर पॉइंट को हम एक इवेंट का नाम देते हैं। न्यूटन के आइडिया के विपरीत स्पेस टाइम से 2 नई चीजों का जन्म होता है: लाइट कोन और प्रॉपर टाइम।
यहाँ प्रॉपर टाइम हर ऑब्जर्वर की अपनी पर्सनल टाइम है और लाइट कोन एब्सोल्यूट स्पेस का एक रिलेटिविस्टिक वर्जन। फ्रेंड्स, स्पेस टाइम डायग्राम एक मैथमेटिकल ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर है जो स्पेशल रिलेटिविटी के मैथमेटिक्स को काफी इजी बनाता है। स्पेस टाइम डायग्राम के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि आप इसे फ्लैट स्क्रीन पर देख रहे हो, इसीलिए हम वर्टिकल एक्सिस पर स्पेस के सिर्फ एक डायमेंशन को ही दिखा पाएंगे। इस डायग्राम में डायगोनल लाइन लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन में ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसा होने का कारण यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। स्पेस टाइम डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर खड़ा कोई भी पार्टिकल अपने आसपास की स्पेस को सबसे तेजी से रोशनी की स्पीड की लिमिट से ही अफेक्ट कर सकता है, और स्पेस टाइम का वो हिस्सा जिसे हम थियोरेटिकली अफेक्ट कर सकते हैं एक 4 डायमेंशनल कोन के शेप में एग्जिस्ट करता है। इस कोन का सरफेस लाइट स्पीड से ट्रैवल करने वाली फोटोन से बना होता है, और रिलेटिविटी में यही लाइट कोन पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस लाती है, और इसी लाइट कोन के बाहर के हिस्से को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। बट फ्रेंड्स, स्पेस टाइम क्या है, इस चीज का एक आइडिया आपको आ तो जरूर गया, बट किस तरह से स्पेस टाइम ने हमारे इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है और यही स्पेस टाइम हमारी अपनी जिंदगी को प्रभावित कैसे करता है, ये जानने के लिए इस सीरीज का अगला वीडियो जरूर देखना। अब तो पिक्चर एक तरह से बस शुरू ही हुई है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे जीनियस दोस्तों और बहुत ही नई इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। सी यू ओवर देयर। जय हिंद।